शहर की घूंघट वाली बहू। सुमन शादी करके नई नई अपने ससुराल में आती है। वो एक शहरी लड़की थी, लेकिन सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलने की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी गांव में कर दी थी। सुमन गृह प्रवेश के समय देखती है कि उसकी सास ने बहुत ही लंबा घूंघट कर रखा है, जिस वजह से वो अपनी सास और जेठानी को पहचान ही नहीं पाती। यहाँ तो सबने घूंघट कर रखा है, दोनों की कद काठी भी सेम है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सास है और कौन जेठानी। सुमन के ससुराल में सभी औरतें घूंघट में थी, यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी। अब सारी रस्में हो जाती है, घूंघट किए सुमन भी अंदर आती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि वहां उसकी जेठानी लंबा घूंघट करके ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही है। जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतने बड़े घूंघट में आपको कुछ भी सही से नजर आ रहा है क्या? वैसे भी नई दुल्हन तो मैं हूँ, फिर आपने घूंघट क्यों किया हुआ है? मैंने घूंघट किया है और तुम भी करो, क्योंकि घूंघट इस घर का रिवाज है। यहाँ पर सारी औरतें घूंघट करती हैं। इस घर की औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती। हाँ, ये बोलकर कोमल सुमन का भी एक लंबा सा घूंघट निकाल देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर उन दोनों की सास रेवा घूंघट में आती है। अपनी सास को भी घूंघट में देखकर सुमन मन ही मन कहती है, मेरे मायके वालों ने तो बेकार में सरकारी नौकरी वाले लड़के के चक्कर में आकर मुझे ऐसे पुरानी सोच वाले घर में फेंक दिया। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब शादी की है तो झेलना तो पड़ेगा ही। इतना सोचकर सुमन कामों में व्यस्त हो जाती है, जिसके बाद वो ऐसे ही अपनी जिंदगी से समझौता कर लेती है। सुमन के ससुराल में बहुत सारी पाबंदियां थी। ससुराल की औरतें बिना अपने पति के कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही कभी किसी अनजान को अपना चेहरा दिखा सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी वो ज्यादातर समय घूंघट में ही घुमा करती। दिन बीतते हैं और एक दिन रेवा सुमन और कोमल से कहती है, सुनो बहुओं, तुम्हारे ससुर जी के फूफा जी आ रहे हैं। तुम जानती हो कोमल, वो कितने ज्यादा सख्त मिजाज के आदमी है। उनको किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे ससुर जी मुझे सुनाएंगे और मैं तुम दोनों को। नहीं माँ जी, अब चिंता मत करिए। हमारी तरफ से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं सुमन को भी अच्छे से समझा दूंगी। और हाँ, याद रखना, तुम दोनों के चेहरों से बिल्कुल भी घूंघट सरकना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके सरका दूंगी। रेवा इतना बोलकर वहां से चली जाती है और उसी दिन शाम को रेवा के पति सुंदर के फूफा जी आते हैं। और फूफा जी जब उसकी बहुओं के हाथ का चाय नाश्ता करते हैं तो दोनों बहुओं की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह वाह बहुओं, क्या नाश्ता बनाया तुमने। तुम दोनों ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस रेवा बहू, बहुएं तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। ये फूफा जी कितना मजाक करते हैं। दोनों ने एक हाथ का घूंघट निकाला हुआ है और ये कह रहे हैं कि हमारी सासू माँ सुंदर बहू लाई हैं। इन्होंने कभी बहुओं का चेहरा भी देखा नहीं है और तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जाने हमें बहुत अच्छे से जानते हो। फूफा जी ये बोलकर एक लंबी सी डकार मारते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। जब से फूफा जी आए थे तब से सुमन और कोमल का जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुमन और कोमल कभी भी अकेले में जब एक दूसरे के साथ होती तो अपने चेहरे से घूंघट हटा भी लेती, लेकिन जब से फूफा जी आए थे तब से तो उन्हें हर वक्त घूंघट में रहना पड़ता था। दीदी, ये फूफा जी कब जाएंगे? पता नहीं सुमन, इन्होंने तो मेरी जान ले रखी है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहां खांसते हुए फूफा जी आ जाते हैं और फूफा जी को देख दोनों फिर से घूंघट कर लेती है। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर सुमन अपनी फ्रेंड रोशनी को कॉल करती है और उसे अपनी सारी समस्या बताती है, जिसे सुनकर रोशनी सुमन से कहती है, इतनी सी बात? अच्छा सुन, एक बढ़िया आइडिया देती हूँ, तेरे फूफा जी खुद ही 9-2-11 हो जाएंगे। अच्छा सच में? अगर ऐसा है तो जल्दी से अपना आइडिया बता। अब रोशनी सुमन को एक आइडिया बताती है, जिसे सुनकर सुमन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कोमल को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेती है। जिसके बाद अगले दिन सुमन फूफा जी को चाय देती है, जिसके अंदर बहुत सारी मिर्च थी, और जब फूफा जी वो चाय पीते हैं तब
हाय राम, मर गया। हाय दया, एक जगह बुला दिया। हाँ, पूरी जीभ चला दी वो। ये क्या, कौन सी मिर्च वाली चाय बना दी? बोला चाय पे भी मिर्च होती है क्या? माफ करना फूफा जी, वो क्या है ना, इतना लंबा घूंघट करने का रिवाज है इस घर में। इस घूंघट में ना कुछ दिखाई नहीं देता। शायद मैंने चीनी के बदले गलती से मिर्च डाल दी होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब कुछ ही देर बाद जब कोमल फूफा जी की इस्त्री की हुई शर्ट लेकर आती है तो फूफा जी देखते हैं कि वो बीच में से जली हुई है, जिसके बाद वो कोमल से कहते हैं, बहू, इस शर्ट में तो तूने एक हाथ का छेद कर दिया है। अब ये पहनकर पूरे घर में घूमू क्या? वो क्या है ना फूफा जी, इतना लंबा घूंघट करना पड़ता है तो मुझे दिखाई नहीं दिया, और गलती से ना ये शर्ट जल गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सत्यानाश हो सुंदर और रेवा का, जो इस घर में अब तक इतने पुराने विचार हैं। अगर मैं थोड़े समय और यहाँ रहा तो ये मेरे रात के खाने में मसालों की जगह जहर मिलाकर मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चलता बनूं। फूफा जी ये बोलकर उसी समय अपना सामान पैक करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये सब होते देखकर कोमल और सुमन को चैन मिलता है, क्योंकि आखिर वो अपने प्लान में कामयाब जो हो गई थी। जिसके बाद सुमन और कोमल दोनों कोमल के कमरे में बैठे होते हैं और अपने चेहरे से अपने घूंघट को हटा लेते हैं। जिसके बाद सुमन कोमल से कहती है, दीदी, मेरी शादी को तो अभी मुश्किल से महीना हुआ है, लेकिन आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं। आपका इस घूंघट में दम नहीं घुटता क्या? क्या आपका मन नहीं करता कि हमें इस घूंघट से आज़ादी मिले? मन तो बहुत करता है देवरानी जी, लेकिन मैं ये बात अच्छी से जानती हूँ कि ये सालों से चलता आ रहा है, इस घर का रिवाज है, और अब ये अचानक ऐसे खत्म नहीं हो सकता। दीदी, अगर कोशिश करे तो क्या नहीं किया जा सकता? वैसे अब बुरा न माने तो मेरे दिमाग में एक तरकीब है, जिससे कि हम इस रिवाज को हमेशा के लिए हमारे परिवार से खत्म कर सकते हैं। सुमन की बात सुनकर कोमल मुस्कुराने लगती है और सुमन कोमल के कान में एक तरकीब बताती है, जिसके थोड़ी देर बाद सुमन और कोमल मिलकर उनके घर की कामवाली रज्जो के पास जाते हैं, जो घूंघट में बर्तन मांज रही थी। रज्जो, आज मेरी और सुमन की तबीयत थोड़ी खराब है, तो तू आज झाड़ू पोछी के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी बना देना, हम लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तू तो जानती है ना कि सुमन अभी नई नई आई है, तो उसका हाथ ज़रा खाना बनाने में तंग है, और मेरी ना आज थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है दीदी, मैं खाना बना देगी, लेकिन बस आज। अगर आप मुझसे रोज़ रोज़ ऐसे ही खाना बनवाएगी ना, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर आपको मेरी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, अगर हमने रोज़ रोज़ खाना बनवाया तो मैं खुद तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। अब खुश? रज्जो कोमल और सुमन की बात सुनकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ ही घंटों में सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वहाँ पर सुमन और कोमल आती है और रज्जो को अपनी सास की साड़ी देकर कहती है, रज्जो, आज तूने हम सबके लिए खाना बनाया है ना, तो मैं ये साड़ी तेरे लिए लेकर आई हूँ। ये सासू माँ की साड़ी है, लेकिन अब वो पहनती नहीं है, तो तू ये साड़ी ले ले, तुझ पर खूब जचेगी। अरे वाह दीदी, अब तो बहुत ही अच्छी हैं। आप मेरे लिए मालकिन की साड़ी लेकर आई। हाँ, इसीलिए ये साड़ी तो अभी पहन ले, खाना भी तू ही लगा दे। वो क्या है ना, सासू माँ बाहर गई हुई है और मेरी तबीयत खराब है, तो ससुर जी कब से खाना मांग रहे हैं। कोमल की बात सुनकर रज्जो साड़ी बदल लेती है और उसके बाद सब लोगों के लिए घूंघट में बाहर खाना लगा देती है। सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन और कोमल के पति अपने काम पर निकल जाते हैं। रेवा मंदिर गई हुई थी। सुमन और कोमल रसोई में किसी काम के बहाने चले जाते हैं और सुंदर अपने घर की नौकरानी को अपनी बीवी समझ उसे गले लगा लेता है। मेरी जान, आज तो खाने में मज़ा ही आ गया। आज भी तुम्हारे हाथों में क्या स्वाद है, मन तो करता है तुम्हारा हाथ चूम लूं। सुंदर ये बोलता ही है कि तभी रेवा आरती की थाली लिए मंदिर से वापस आ जाती है और अपनी आंखों से अपने पति को अपने घर की नौकरानी के साथ देख लेती है। ये सब देखकर उसके हाथों से थाली छूट जाती है, जिसके बाद वो अपने चेहरे से घूंघट हटाकर सुंदर के पास आती है और सुंदर को खूब खरी खोटी सुनाती है।
अरे क्या फायदा ऐसा घूंघट का जिसमें तुम घूंघट में अपनी बीवी को ही नहीं पहचान सकते। कान खोल कर सुन लो मेरी बात, आज के बाद इस घर में कोई घूंघट का रिवाज नहीं होगा। आई समझ में बात? सुंदर लाख सफाई देता है, पर रेवा उसकी एक नहीं सुनती और अपना फैसला सुना देती है, जिसके बाद सुमन के ससुराल में घूंघट का रिवाज खत्म हो जाता है। और इसके बाद सुमन और कोमल मिलकर धीरे धीरे घर के बाकी पुराने ख्यालों और बाकी के रिवाजों को भी खत्म कर देती है।